अस्सलामुअलैकुम और लबाजात की एक और एपिसोड में खुशामदीद। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान की दुखती रग बन चुकी है और गली गली मोहल्ले मोहल्ले में आम हो गई है। तकरीबन 30 लाख से ज़ायद अफराद इस कारोबार के अंदर और इस लानत के अंदर मुलव्वस हो चुके हैं। हम आज बात करने जा रहे हैं मनशियात की और नशे की। आजकल पाकिस्तान के अंदर जगह जगह देखने में आता है कि फुटपाथ पे लोग पड़े होते हैं और नशे की हालत में होते हैं। पाकिस्तान की सोसाइटी में ये नासूर क्यों आने लग गया है? इस्लाम के अंदर तो इसकी इजाज़त नहीं है। हमारा मजहब, हमारी सोसाइटी, हमारे सारे के सारे जितने भी हमारे चले आ रहे ट्रेडिशंस ये अलाउ नहीं करते कि हम लोग मनशियात और ड्रग्स की तरफ जाएं। लेकिन ये बढ़ता हुआ नासूर और ये बढ़ती हुई बीमारी हमारी सोसाइटी को खोखला करती जा रही है और इसको पाकिस्तान को एक कौम की हैसियत से बदनाम करती चली जा रही है। क्यों, कहां और कैसे ये कारोबार होता है, आज के शो में हमारे साथ देखिए। नाज़रीन, चंद ऐसे अफराद हैं हमारे पास जिनको आप हीरो भी कह सकते हैं, क्योंकि नशा करने के बाद इन्होंने अपने आप को रोकने की कोशिश की। कोई मामूली इंसान ये काम नहीं कर सकता। इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी कहानी, इन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो अपना नाम बता दीजिए और बताइए कि कितने अरसे से आपने नशा नहीं किया? मेरा नाम साबिर है और मैंने तकरीबन 11-12 साल का अर्सा हो गया जो मैंने नशा नहीं किया। साबिर, किस उम्र में आपने नशा करना शुरू किया था? नशा बहुत कम उम्र थी, 14-15 साल की उम्र में मैंने नशा। 14-15? कैसे, किसने कराया था? बस दोस्तों के साथ उठना बैठना था, उनके साथ ही उस नशे की लत में हम पड़ गए। क्या दोस्तों ने पहली दफ़ा आपको नशा दिया था? हाँ, एक दोस्त था, वो नया नया नशा निकला था, वो लेकर आया, उसने सिगरेट में भरी कि नहीं इसको पी कर देखें, इसमें बहुत मज़ा है और बहुत सुकून मिलता है और उसको पीने से किसी को पता भी नहीं चलता है कि हम क्या पी रहे हैं और क्या नहीं पी रहे। तो उसको पिया तो वाकई बहुत सुकून मिला और बहुत अच्छा सा लगा। तो फिर उसको शौक में और मज़े में उसको पीते रहे। 3-4 साल का अर्सा गुजर जाने के बाद हम इस दलदल के अंदर बुरी तरह से जकड़ गए। अच्छा, फिर आपको कैसा महसूस हुआ? फिर वो सुकून महसूस होता था या फिर अजीब सी सूरत है? उसकी लिमिट वो काफ़ी बढ़ चुकी थी। फिर ये होता था कि अगर जैसे कि बहुत ज़्यादा मिकदार लेने लगे। फिर ये था कि अगर सुबह के टाइम नहीं मिल रही है तो दिमाग में चिड़चिड़ापन और फिर उस बदन में तकलीफ़। तो हमारी फिर यही सोच होती थी कि हम किसी भी तरह से जो है ना इसको हासिल करें और उसको पिए। जब पी लेते तो फिर हमें सुकून मिल जाता, वो तकलीफ वगैरह सब। मतलब आपके रवैया आपके घर वालों से, दोस्तों से ख़राब हो गया था सिर्फ और सिर्फ नशे की वजह से? अच्छा, ये बताएं कि रोका कैसे आपने? कैसे आप रुके? 10-11 साल से आपने नहीं ली, ये कैसे हुआ? यहाँ पर अब मैं आया, जब मैंने यहाँ इलाज लिया तो यहाँ मेरे भी सीनियर थे, उन्होंने मुझे समझाया कि यहाँ सबसे पहला तो ये कि मुकम्मल इसका इलाज लेना है। अब ज़ाहिर है मैंने 18-19 साल इस नशे को किया है, तो कम से कम 1.5 साल तो इसको चाहिए छोड़ने के लिए। तो मैंने यहाँ पे पूरा मुकम्मल इलाज लिया। फिर डॉक्टर साहब ने बहुत समझाया, काउंसलिंग की हमारी, हमें बताया इसके बारे में कैसे दूर रहें। ठीक है, इंसान से बात कर लेते हैं। आप अपना नाम बता दें और बताएं कि कितने अरसे तक आपने नशा किया? मेरा नाम मोहम्मद हारिस है और मैंने नशा तकरीबन 18-20 साल तक किया। 18-20 साल आप नशा करते रहे। शुरू कैसे किया था आपने नशा? सबसे पहले मैंने चरस पीने से शुरू किया। फिर मैंने तकरीबन 8-9 साल जो है चरस का नशा करता था। चरस पीने के बाद फिर ये नया नशा आया, हीरोइन का नशा। ये उस टाइम पे नया ही आया था। तो मेरे 7-8 साल गुजर गए थे चरस के नशे पे। फिर मैंने ये हीरोइन का नशा जब किसी दोस्त यार से लेके पिया तो उसमें पहले तो हमें उल्टी वगैरह आती है, 3 दिन तक मना करती है ये नशा नहीं करो। अच्छा, मतलब नशा खुद बताता है कि नशा नहीं है, ये नशा मेरे को नहीं करें, ये बहुत हार्ड नशा है।
वो हीरोइन जो है वो फिर 2-3 दिन जो है नया मरीज़ जो होगा, नया नशा करने वाला जो एडिक्ट होगा, वो पहले जैसे ही करेगा तो उसको उल्टी होगी, दिल मचलेगा, अजीब कैफियत होगी। तो कई लोग तो उसी वक्त रुक जाते होंगे, आप आगे क्यों बढ़े इससे? कई लोग नहीं रुकते हैं, जब ये नशा असर कर जाता है तो बहुत सुकून होता है, जहन को जो है मायूस कर देता है। तो आपको ऐसी क्या परेशानी थी कि आपको नशे के सुकून की ज़रूरत? मैं घरेलू आपको तो बता चुका हूँ पहले भी, घर की वजह से जो है मैं बहुत टेंशन में भी होता था, क्योंकि मैं बड़ों को कुछ बोल नहीं सकता था, रंज पाला हुआ होता था मैं अपने दिमाग पर। 8-9 साल से आपको HIV एड्स है, दवा ले रहे हैं आप इसकी? जी, मेरा अभी 6 साल के लगभग हो गया है, मुझे 5-6 साल हो गए। ARV मेरा चालू हो गया है और ARV में लेता हूँ दवाई, सुबह और शाम लेता हूँ। नॉर्मल इंसान के जैसा ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ। अफसोस होता है कि आपने नशा शुरू किया? बस ये बीमारी जब हुई तो अभी अफसोस होता है, अफसोस होने से भी क्या करेंगे, बस दुख होता है थोड़ा बहुत, क्या करें, जो हम घर वालों को जो हकूक़ था वो हम पूरा नहीं दे सके। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम नाम अस्सलाम। क्या आपका? मोहम्मद आज़म। मोहम्मद आज़म। मोहम्मद आज़म, आपने कब नशा शुरू किया? मुझे तो नशा करते हुए कम से कम 10 साल हो गए थे। 10 साल हो गए। अभी भी नशा करते हैं? नहीं, मुझे 16 साल हो गए छोड़े हुए। 16 साल छोड़े हुए हो गए और 10 साल तक आपने नशा किया था। कैसे पहले शुरू कैसे किया था? दोस्त अहबाब? बस यार दोस्तों में बैठ के सिगरेटें पी रहे थे तो वो जो है चरस के ज़रिए भर के दे रहे थे। मैं बहुत छोटा था, ना समझ था। बंस रोड के जो है कचरा कुंडी में बैठता था। एक दिन डॉक्टर सलीम आज़म से मेरी मुलाकात हो गई। तो डॉक्टर सलीम ने जब मुझे देखा तो उसने मुझसे नाम पूछा, बोला क्या नाम है? मैं मोहम्मद आज़म। बोला बेटा आज़म तो मेरा नाम भी है, फिर मेरे साथ चले। तो फिर डॉक्टर सलीम आज़म ने यहाँ मेरा इलाज कराया। अच्छा, मुझे बताएं कि आपका इलाज जब कराया, आप हीरोइन लेते थे? हीरोइन का नशा, मैंने सुना हीरोइन का नशा जब उसकी इलाज होता है तो बहुत तकलीफ होती है, दर्द होती है, कैसा हुआ था? दर्द तो होता है मगर इंसान में कुछ बर्दाश्त भी होना चाहिए और अपना विल पावर होना चाहिए। मेरा यहाँ इलाज किया, मैंने अपने विल पावर से छोड़ा और ये जितने भी बैठे हुए ये सब मेरे पेशेंट हैं इस टाइम पे। आपका नाम क्या? मेरा नाम मोहम्मद इकराम है। मोहम्मद इकराम। मोहम्मद इकराम, आप बताइए आपने नशा, कौन सा नशा लेना शुरू किया था पहले? मैंने मैडम स्टार्टिंग में चरस लेना शुरू किया। मैं काम करता था कमानी का, उस टाइम में मैं चरस पीने लगा। फिर मैं जब ड्राइविंग लाइन में आया तो उस टाइम में हम जब चरस लेने जाते थे तो हमको एक टोकन फ्री मिलता था। हम बोला ये क्या है? बोला ये नया नशा निकला है। फ्री में मिलती थी हीरोइन? थी वो स्टार्टिंग में। अच्छा, जहाँ से हम चरस लेने जाते थे बोलते थे ये नया नशा निकला है, इसको चेक करो। उस टाइम में हम चेक मिकदार होती थी उस टोकन? थोड़ी सी होती थी कागज के अंदर। फिर इसी तरीके से हम आदी हो गए, हमें इसका रिजल्ट नहीं मालूम था कि इसका एंड क्या होगा। बस पर इसको लेते लेते एक दिन तकलीफ़ हुई, हमने नहीं ली, लेकिन हमें यह नहीं पता लगा कि ये तकलीफ़ किस चीज़ की हो। बाकी अच्छा, दर्द किस किस्म का होता था? पूरे बदन में दर्द होता था या क्या? पूरे बदन में होता था, पैरों में, हाथों में, ज़्यादा कमर के अंदर दर्द होता था, आँखों से पानी, नाक से पानी, ये कैफियत हो जाती थी। एक अजीब सी कैफियत होती थी, बस कुछ भी करें और इस नशे को हासिल करें। अच्छा, तो अगर नहीं मिलता था किसी वक्त तो क्या उसका? तो फिर घर वालों को तंग करते थे कि भाई हमें पैसे दो, नहीं तो घर में तोड़ फोड़, मार पीट, समझे, झगड़ा फसाद, तो फिर वो मजबूरन हमें देते थे। और ये बताइए कि आप कब से नशा कर रहे हैं, कब से छोड़ा? शहजाद हुसैन है और मैं तकरीबन 81-82 से नशा कर रहा हूँ। अभी छोड़े हुए कितना अर्सा हुआ आपको? अभी छोड़े हुए ये 3 महीने 7-8 दिन हुए। 3 महीने 7। अच्छा, अब ये बताइए कि कैसे आपने लेना शुरू किया नशा? किस चीज़ ने आपको उकसाया नशा लेने पे? नशे में उकसाया, बस चरस पीते थे, होटल में मजदूरी करते थे, वालिद थे नहीं, चरस से एक दिन नहीं। वालिद की वफात हो गई थी? अच्छा। तो एक दिन चरस नहीं थी तो एक दोस्त के पास चले गए, वो भी चरस भी पीता था, ये भी पीता था, हीरोइन भी। तो उस दिन उसके पास भी चरस नहीं थी तो उससे हमने ये बोला कि हमें भी ये कराओ, क्या चीज़ है। उसने बहुत मना किया लेकिन हम बाज नहीं है, हम लोगों ने उससे फिर पिया। पीने के बाद उल्टियाँ भी हुई। अच्छा, मतलब दोस्त ने आपको मना किया था हीरोइन ना लो, उसके चर्च ना होने की वजह से आपको नशे की तलब हो रही थी तो आपने हीरोइन ले ली? अच्छा, फिर तो उससे उल्टियाँ भी हुई। जब उल्टी हुई तो आपने सोचा कि अब मुझे रुक जाना चाहिए, मुझे नहीं लेना? सरूर भी ऐसा दिया कि अच्छा, फिर शुरू हो गया। मतलब बहुत सुकून मिला आपको? फिर दूसरे दिन चरस लेने आए जब कराची अड्डे पे तो उन्होंने फ्री में दे दिया एक दाना कि भाई ये नई चीज़ आई है, इसको इस्तेमाल करके देखो।
बस वो जो नहीं इस्तेमाल की तो अभी तक वो इस्तेमाल में ही है। किस चीज़ ने आपको ये सोचने पे मजबूर किया कि आपको इलाज ये की ज़रूरत मेरा भाई भी शुरू हो गया था, छोटा सतेरा भाई, वो भी नशे पे लग गया था। अच्छा, भाई, छोटा भाई? हाँ, छोटा, उसकी शादीशुदा। तो उसको इधर लाया गया तो वो भाग गया। फिर दूसरी दफ़ा अम्मा ने बोला कि तू भी इसके साथ चला जा, शायद तेरे आसरे में ये रुक जाए। तो मैं उसके साथ आ गया, लेकिन वो 10वें दिन डिस्चार्ज लेके चला गया, लेकिन मैं रुक गया इधर। मैंने वो को माहौल अच्छा लगा इधर, दवाइयाँ, मेडिसन, स्टाफ, डॉक्टर साहब का उठना बैठना अच्छा लगा, तो मैं रुक गया। फिर अभी तक तो रुका हूँ, आगे अल्लाह मालिक है। इरादा है नशा पक्का छोड़ने का, या ये इरादा है कि कुछ अर्से बाद भाई की तरफ भागें? इंशाअल्लाह रुकने का इरादा है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। नाज़रीन, ये तो थे कुछ अफराद जिन्होंने अब नशा छोड़ने की ठान ली है, और हमारी दुआ ये है कि अल्लाह ताला इनकी मदद करे, क्योंकि बहुत हिम्मत का काम है नशा छोड़ना। ते ही सबक लिया जाए, ये उस स्टेज से गुजर गए हैं, उस नशा करने की स्टेज से, और अब आके इनको ये एहसास हुआ है कि ये गलत था। नाज़रीन, अब हम मौजूद हैं न्यू होराइजन केयर सेंटर में। यहाँ के हाउस इंचार्ज फयाज अहमद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। न्यू होराइजन केयर सेंटर, ये भी एक रिहेबिलिटेशन सेंटर है। इसके अंदर आप लोग किस तरीके से लोगों को ट्रीट करते हैं? यहाँ पे हम विलिंग पेशेंट जो हैं, आमादा पेशेंट हैं, उनका हम इलाज करते हैं, और यहाँ पे हम इनका मरीज़ों का इलाज फ्री में करते हैं, ज़कात, खैरात और अतियात। पेशेंट से भी बात कर लेते हैं। यहाँ एक बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम जी, ये बताएं कि आपने नशा कब करना शुरू किया था? मैंने 15-16 साल में शुरू। 15-16 साल आपने पहले नशा करना शुरू किया था। कैसे शुरू किया था? बस ऐसे आप तो समझदार लग रहे हैं, आपकी उम्र भी माशाल्लाह है, तो आपने किस तरह से सोसाइटी इख्तियार की, गलत लोगों में बैठे नशा करना शुरू कर दिया। सोहबत की वजह से नशा करना शुरू किया, ठीक है। क्या किस चीज़ का नशा करते थे? मैं चरस भी पीता था, हेरोइन भी। पहले शुरू में चरस पी, शराब पी, फिर हेरोइन पीना शुरू। ये तो मालूम होगा कि आपको इस्लाम के अंदर वैसे ही ये गुनाह है, तो क्या आपने रोकने की कभी ट्राई नहीं की, खुद अपने आप को रोकने की ट्राई की? कैसे? क्या आप कामयाब हुए? रह के छोड़ा है 2-3 मरतबा, फिर बाहर निकले, गलत सोसाइटी में बैठे, फिर शुरू कर दिया। क्या नाम है? रशीद मुस्तफ़ा। रशीद मुस्तफ़ा। क्या उम्र है? 18 से 19 साल। 18 से 19 साल। बेटा, किस तरह से आपने शुरू कर दिया है नशा? क्यों शुरू कर दिया? कम उम्र हो? जब हम स्कूल में पढ़ता था ना, 8वीं क्लास में, यानी कि आज से 4 साल पहले, तो वहाँ पे मेरी ऐसी कंपनी ऐसी थी जो सब लोग सिगरेट पीते थे। मैंने सिगरेट पीना शुरू किया। फिर हमारी शादी में हमारे जो बड़े हैं, हमारे कजन्स हुए या हमारे दोस्त हुए, उन्होंने शराब पी, मैंने पीना उसी से शुरू किया। अच्छा, शादी के फंक्शन के अंदर बुरी सोहबत की वजह से? बुरी सोहबत के वजह से हम अंदर अच्छा, आए। शराब पीना शुरू की फिर? जी, शराब पीना शुरू की। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, 9वीं 10वीं क्लास में आया। शराब को पीना शुरू की थी? शराब 4 साल पहले। 4 साल पहले, मतलब 14 साल की उम्र में? 14 साल 15 साल की उम्र में। तो बुरा नहीं महसूस हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ? नहीं, अभी तो पछतावा हुआ ना, उसी के बहाने ही तो हम यहाँ पे इंसान बनने तो आए हैं ना यहाँ पे। चलो ठीक है, ठीक है, अल्लाह करे ऐसा ही हो और वापस नशे की तरफ ना जाओ, क्योंकि अक्सर लोग चले जाते हैं। यहाँ ये भाई साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ज़रा से खड़े हो जाइएगा। आपने कब नशा करना शुरू किया? मैंने 15 साल की उम्र। 15 साल की उम्र में। अभी आपकी क्या उम्र है? अभी मेरी 36 साल उम्र। 36 साल उम्र है, मतलब तकरीबन 20 साल 21 साल आपने नशा किया। अच्छा, ये बताएं कि नशा आपने शुरू कैसे किया? नशा बस शौकिया शुरू किया था, शौक से, दोस्तों यारों में बैठ के सबने इसी तरह शुरू किए हैं। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि पहले चर्च, पहले चर्च, फिर हीरोइन? नहीं फिर? सिर्फ चर्च। सिर्फ चर्च? अभी भी चर्च पे ही हैं? जी जी। ठीक है। मैंने सुना है कि चर्च का नशा इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होता जितना हीरोइन का होता है। क्या ये बात सही है कि आप आराम से रिहेबिलिटेशन आपकी हो गई? जी मैडम। अच्छा, कितना अर्सा हुआ आपको इधर आए हुए? मुझे 4 महीने हो गए। किस चीज़ ने आपको ये सोचने पे मजबूर किया कि बस नशा 20-21 साल कर लिया, अब नहीं कर? बच्चों की खातिर। तो उसके बाद रिकवरी के अंदर अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? लगता है आपको कि वापस आप नशे की तरफ जाएंगे? नहीं मैडम, इंशाल्लाह सच्चे दिल से तौबा की है और बस तौबा की है।
फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, या फैमिली इनको जो है सही तरह सपोर्ट नहीं कर पाती होती है। इस वजह से हमने फैमिली सपोर्ट ग्रुप भी बनाया हुआ है, जिसमें हम फैमिली को भी यही आगाही देते हैं कि नशे के मरीज़ के साथ आप लोगों का रवैया कैसा होना चाहिए। अच्छा, और वो फैमिली जो बिल्कुल बेदखल कर देती है, इनको डिसोन कर देती है कम्प्लीटली उन नशा वाले लोगों को? स्ट्रीट ड्रग एडिक्ट्स के ऊपर अभी तक हमने काम नहीं किया है, क्योंकि जगह कम है हमारे पास। क्योंकि जब भी हमने स्ट्रीट ड्रग एडिक्ट्स के ऊपर काम किया है तो उनको रिलीज़ के लिए हमें प्रॉब्लम्स हो रहे थे, क्योंकि हमारा तो काम ही ऐसा है कि चैनल वाइज चलेगा ये, क्योंकि एक जाएगा दूसरा आएगा। अगर हम स्ट्रीट के ऊपर काम कर रहे हैं तो उनको लॉन्ग पीरियड के लिए रखना पड़ेगा, 2 से 3 से 4 साल तक। सही, मतलब इनको इलाज करना इनका फिर भी आसान होता है स्ट्रीट के कंपैरिजन में, क्योंकि अभी भी ये फैमिली के साथ हैं और इन मोटिवेट कर रही है। इतना मुश्किल नहीं जितना स्ट्रीट ड्रग स्ट्रीट्स के ऊपर को इनको करना है, क्योंकि उसमें फैमिली भी इतनी डिसफंक्शनल हो जाती हुई है कि फैमिली भी अंडरस्टैंडिंग नहीं करती है कि हम इस पेशेंट को एक्सेप्ट करें। एक है हमारे पास, ऊपर छत पे है हमारे पास पेशेंट, अब मैं आपको अभी कहें तो अभी अब उसको मिलवाते हैं। बिल्कुल, हम मिलते हैं, हम 2-3 और लोगों से बात कर लें, उसके बाद हम वहीं जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ कोई ऐसा है जो कि अपने घरेलू लड़ाई की वजह से यहाँ नशे की तरफ आया? घरेलू आज लड़ाई हुआ था वालिदा के साथ। वालिदा के साथ लड़ाई हुई। तो फिर मैंने हीरोइन का सुंगाड़ा मारा। क्या किया? हीरोइन का सुंगाड़ा मारा, ड्रग्स का। पहली दफा आपने वालिदा की से लड़ाई के बाद ऐसी क्या लड़ाई हो गई? बस ऐसे ही छोटी लड़ाई हो गई थी, बस गलती हो गया। अच्छा, फिर मैंने ड्रग्स लगाया। फिर ड्रग्स एक दिन लगाया तो आदत हो गया। आपको पहली दफा हीरोइन मिली कहाँ से थी? ये वहाँ से ही मिलते थी, गार्डन से मिली। आपने जानबूझ के जाके खुद खरीदी थी? जिद में खुद नहीं खरीदी, किसी और को भेजा था। मैंने बोला खुद जाऊंगा तो कोई मेरे को देख लेगा, किसी और को मैंने भेजा था। आपने जिद में आके किया कि वालिदा को अजियत पहुंचाई जाए? नहीं, अजियत नहीं, ये बाद में मैंने सोचा मैंने गलत किया। मर मैं लड़ाई करके गया था तो जवानी है, दिमाग थोड़ा आउट हो गया था। अच्छा, ठीक है, दिमाग आउट हो गया। अब वापस आप इधर आए हो, क्या चीज़ थी जो आपको सोचने पर मजबूर किया कि वो दिमाग आउट हुआ था वो गलत था? बिल्कुल गलत था। अभी इसलिए दिमाग बना के आए, यहाँ पर आके सही इलाज होता है अल्लाह के हुक्म से। डॉक्टर साहब चेकअप मेकअप करते हैं और अभी इलाज करके अभी ईद से पहले चले जाएंगे। मैंने तकरीबन 1 महीना। हाँ। अच्छा, 1 महीने बाद क्या आसानी से आप? नहीं, आसानी नींद खराब होते हैं सारे, पैरों में तकलीफ, सर में तकलीफ, जिस्म में तकलीफ। खाली जाओ नहा के आओ, नहाना यहाँ पर ज़रूरी है, बस नहाने की वजह से फिर इंसान फ्रेश होता है। अच्छा, मतलब वो नशा के जो इफेक्ट होते हैं वो टूट जाते हैं यहाँ। नाज़रीन, अब हम उन लोगों की तरफ जा रहे हैं, उस एक शख्स की तरफ जा रहे हैं जो इनके पास मौजूद है, जो स्ट्रीट ड्रग एडिक्ट था। ये तो वो लोग हैं जिनकी फैमिलीज़ हैं, जिनके ख़ानदान हैं, जिनके पास कम से कम कोई सपोर्ट है और एक मोटिवेशन है कि हमें वापस अपने ख़ानदान के पास जाना है, वापस हेल्दी होके। अब हम उसकी तरफ जाते हैं। वो शख्स जो एक ही इन्होंने लिया है, उसकी हालत बड़ी ख़राब थी, ये बता रहे हैं। उसकी हालत सुनते हैं कि उसकी हालत कैसी थी, उसकी ज़बानी। आप बताएं कि आप वो शख्स हैं जो सड़क पे रहते हैं? सही है। सिदारे ने आपको लिया? अच्छा, ये बताएं कि आपकी क्या हालत थी, क्यों आपको रिहेबिलिटेशन? बहुत ख़राब थी हालत मेरी। मैं इदारे पे आया, मेरे को इन लोगों ने नहीं लिया पहले ज़ख्म की वजह से। मेरे एक दोस्त थे शकील भाई, उन्होंने ज़बरदस्ती जिद करके एडमिट करा दिया। क्यों? ज़ख्म क्या था? क्या ज़ख्म? ये गाड़ी वाले ने मेरे को, कार वाले ने चोट मारी थी। नशे के दौरान मैंने बेदहानी करके वो जख्म बढ़ गया। अच्छा, आप नशा लेते थे और आपने बेदहानी की और गाड़ी वाले ने आपको नशे की हालत में ही मारा? नशे की हालत में मार दिया था। वो जख्म बढ़ गया, उसमें कीड़े पड़ गए। हाँ, छोटा था जख्म, बढ़ गया। फिर कीड़े पड़ गए थे। फिर उसका इलाज कराया, अभी सही हो रहा है थोड़ा। इस इदारे ने आपका इलाज किया? अच्छा, ये बताएं कि फिर आप पहले नशा करने से पहले आपके क्या माली हालात थे? बहुत ख़राब थे। माली हालत खराब? बहुत खराब। इसीलिए आपने नशा करना शुरू कर दिया। अच्छा, क्या फैमिली है आपकी, खानदान? जी हाँ, फैमिली है, वालिदा है, भाई है, बहन है, वालिद साहब नहीं है। उन्होंने मना किया आपको? बहुत मना किया, घर में बंद किया, हर जगह बंद किया, नहीं हुआ, कंट्रोल नहीं हुआ मेरा। हेरोइन लेते थे आप? हेरोइन। अच्छा, फिर आपने पहले मुझे बताया कि आप पहले भी 2-3 दफ़ा आपने इलाज कराया। तो तब आप रुके थे इलाज? हाँ, 2 साल 3 साल रुका था मैं। फिर थोड़ा थोड़ा, कभी 1 टोकन, कभी 2 टोकन। वापस क्यों शुरू होते थे? बस वो घर में बंद होता था, जब बाहर जाता था पैसे मिलते थे,
शुरू हो जाता था। और उसके बाद फिर आदत पड़ जाती है? आदत पड़ गई। तो उसने आपके ऊपर किस तरह से बुरा इफेक्ट किया? क्या आपके ऊपर जिस्मानी असरात मुरतब हुए? क्या हुआ? बहुत ख़राब हो गया जिस्मानी हालत। और जहनी कैफियत? बहुत ख़राब। हर वक्त गुस्सा चढ़ता था? गुस्सा चढ़ता था। और ये फिक्र होती थी कि आपको अपनी हीरोइन अगले नशे के लिए किस तरह से लेनी है? फिक्र रहती थी? फिक्र होती थी, क्यों नहीं होती थी। तोड़ होता था उसका, नशे का तोड़ होता है ना ये। तो मेरे को जब तकलीफ होती थी, जब मैं भागता था अड्डे पे नशा लेने के लिए, फिर नशा करता था मैं। अच्छा, लेते कहाँ से थे? ये ईसा नगरी से। ईसा नगरी से लेते थे। अच्छा, अब ये बताएं कि जब ये जख्म बढ़ गया और इसमें कीड़े पड़ गए, तो फिर लोगों ने आपको किस नज़र से देखना शुरू कर दिया कि एक तो नशा करते हैं, ऊपर से जख्म है? बस वो नफरत करते थे। मैं इदारे में भी आया, इधर भी लोग मेरे से नफरत करते थे। यहाँ नशा करने वाले लोग ही आपसे नफरत करते थे, यानी कीड़े की वजह से कि इधर से हटाओ हटाओ। ये सुहेल साहब है, इनकी बड़ी मेहरबानी है जो इन्होंने मेरे को ऊपर ला के रखवा दिया। मेरा इलाज करवाया, अभी थोड़ा जख्म मेरा सही हो गया। अब बताएं, अब आप नशे की तरफ वापस जाएंगे? नहीं। लेकिन पहले ही आप 2-3 दफ़ा इलाज करा चुके हैं, फिर वापस आ गए, तो अब कैसा? देखो, अभी अल्लाह मालिक है, मैंने तो इलाज कराने का बहुत सोचा। अभी इदारे वालों ने मेरा इलाज करा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं मेरे पे। अभी इनकी मेहरबानी है मेरे पे, हाँ, जो इतनी मदद कर रहे हैं मेरी। वरना मैं लावारिस हूँ, यतीम हूँ, मेरा बाप नहीं है, माँ है, भाई है और बेदयान है। अभी वो मेरे को नहीं देखते अच्छी नज़र से कि इनका इलाज करता हूँ मैं, ये फिर नशे में लग जाता है। अभी मैं इलाज करवा रहा हूँ, ये मेरा आखिरी इलाज है। अच्छा, आखिरी इलाज के बाद आपका क्या प्लान है? बाहर जाके क्या करेंगे? काम धंधा करूँगा मैं। और अगर ना मिला तो फिर नशे की तरफ आ जाएंगे? अभी अल्लाह मालिक है, कोशिश। इदारे में आ जाऊँगा। फिर इदारे में आ जाऊँगा। क्या ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। नाज़रीन, ये हैं वो शख्स जो कि दर बदर की ठोकरें खाते हुए आखिरकार इस इदारे के अंदर आए हैं। इनके ज़ख्म के अंदर कीड़े पड़ गए थे, जिसकी वजह से दूसरे नशा करने वाले लोगों ने भी इनको हकारियत की नज़र से देखना शुरू कर दिया था। ऐसी सिचुएशन पे ना पहुँचिए कि सारी दुनिया आपको धुतकार दे और कोई आपको इस नज़र से इंसान होने की हैसियत से देखे भी ना। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सलीम आज़म, सबसे पहला आपसे सवाल ये होगा कि ड्रग्स की यूजेज क्या पाकिस्तान के अंदर बढ़ती जा रही है या कम हो रही है? इसकी यूसेज बढ़ रही है। इसकी यूसेज न सिर्फ बढ़ रही है बल्कि नई अद्वियात या नए जो ड्रग्स हैं वो भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। क्यों हमें इसकी यूसेज बढ़ती हुई नज़र आ रही है? क्यों इसका इस्तेमाल बढ़ता हुआ चला जा रहा है? उसकी वजह यह है कि जो नौजवान हैं उनके पास हेल्दी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ नहीं है। बड़ी बड़ी फैमिलीज़ हैं लेकिन हाउसिंग इश्यूज़ हैं उनके पास, छोटा सा घर है रहने के लिए, उनके पास इतनी जगह नहीं है, उनके पेरेंट्स के पास इतना वक्त नहीं है कि वो अपने बच्चों को सही वक्त दे सकें। इसी तरह से जो टीचर है और उसके जो स्टूडेंट्स हैं उनके दरमियान जो बोध है या जो दूरी है वो बहुत बढ़ गई है। इसी तरह से हमारे जो मजहबी अकाबरीन हैं और उनके मुक़ल्लिदीन, उनके पैरोकार, उनके दरमियान बड़ा एक फासला हो गया है। सिवाय टेलीविज़न के या जुमे की नमाज के हमें उनको सुनने को नहीं मिलता। सबसे ज़्यादा आप कौन सा तबका देखते हैं जिसके अंदर ड्रग्स कॉमन है? क्या बहुत अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं या गुरबा इस्तेमाल करते हैं या बीच के लोग? अनीका, इसमें कोई भी तबका इम्यून नहीं है। इसमें गरीब लोग भी इस्तेमाल करते हैं, उनकी ड्रग्स डिफरेंट्स हैं। मिसलन उन्होंने कच्ची शराब इस्तेमाल कर ली, उन्होंने सस्ती ड्रग इस्तेमाल कर ली, हीरोइन सस्ती वाली, ब्राउन शुगर इस्तेमाल कर ली जो जिसे हम खाकी माल कहते हैं। लेकिन वही लोग अगर डिफेंस और क्लिफ्टन में होंगे वहाँ वो क्रिस्टल इस्तेमाल करेंगे, वो हाईली प्योरीफाइड फॉर्म में ड्रग्स को इस्तेमाल करेंगे। फार्मास्यूटिकल्स अवेलेबल क्यों होती हैं? ऐसी दवाएं अवेलेबल क्यों? बिल्कुल सही है, इसके दोनों फैक्टर हैं। चूँकि वो अवेलेबल है और दूसरी बात यह है कि लोग मजबूर हो गए हैं। उसकी एक वजह तो ये है कि जितनी ड्रग्स हैं स्ट्रीट ड्रग्स, उसमें अनीका एडल्ट्रेशन है, उसमें मिलावट है। आपको सुन के हैरत होगी कि जो स्ट्रीट सैंपल है उसमें 6-7% से ज़्यादा जो उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जिसे हम डाईएसिटिल मार्फिन कहते हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। यानी जो असल ड्रग है वो बराए नाम है, उससे यूफोरिया नहीं होगा, उससे मज़ा नहीं आएगा, उससे लुत्फ़ नहीं आएगा। लेकिन जो बाहर हम बेचते हैं जो अच्छी क्वालिटी की ड्रग होती है वो 60-70% प्योर होती है। अच्छा, अपने आप को अजियत भी पहुंचाने तक आ जाते हैं ये ड्रग एडिक्ट्स, और क्या अपनी फैमिली को नुकसान पहुंचाते हैं, अपने घर
वालों को, अपने ख़ानदान को कोई नुकसान देखिए, पहुंचाते हैं? अजियत अपने आप को क्यों देते हैं? ये एक थ्रेट है, इसलिए कि अगर उसको पैसा चाहिए, देखिए नशे के लिए उन्हें पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा? जॉब्स तो नहीं होती, बिजनेस तो नहीं होता, कारोबार तो नहीं होता, तो वो क्या करते हैं? घर से पैसे लेते हैं। अब अगर घर में कोई पैसे नहीं दे रहा, वो कहते हैं मैं अपनी कलाई काट रहा हूँ, मैं आग लगा रहा हूँ, बीवी को मार रहा है, माँ से लड़ रहा है। तो ये दरअसल थ्रेट्स होते हैं, ये धमकी आमेज़ रवैये होते हैं, ये एक तरह से पैसा बटोरने के तरीके होते हैं और ये घर वालों से पैसा लेते रहते हैं। अच्छा, और हम एक और चीज़ भी देखते हैं इन ड्रग एडिक्ट्स के अंदर, इन नशा करने वाले लोगों में, कि आहिस्ता आहिस्ता ये मिकदार बढ़ाते जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? हाँ, देखिए, मिकदार बढ़ाने को हम अंग्रेज़ी में टॉलरेंस कहते हैं। ये बिल्कुल इस तरह होता है, इस तरह हमारे यहाँ की बड़ी बूढ़ियाँ होती थी कि पहले जब तंबाकू इस्तेमाल करती थी तो शुरू में थोड़ा तंबाकू लेती थी, फिर वो बढ़ता रहता था। उसी असर को बरकरार रखने के लिए हमें उस केमिकल की मिकदार को बढ़ाना पड़ता है। ये हर चीज़ पर एप्लीकेबल है। तो मतलब इंसानी जिस्म उस चीज़ का इम्यून होता जाता है, आदी होता जाता है, तो वो बढ़ानी पड़ती है। तो जिसकी वजह से हम उसकी मिकदार को, और जब हम हीरोइन को खुसूसन या किसी भी ड्रग को इंजेक्शन के ज़रिए लेते हैं तो उसमें हमें जो ओवरडोज के नतीजे में डेथ है उसके इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए कि उसमें ड्रग्स बहुत सारी होती है, बैक वक्त जा कर के हमारे सेरेब्रो रेस्पिरेटरी सिस्टम को पैरालाइज कर देती है और उससे हमारी डेथ हो जाती है। इसके बारे में क्या गवर्नमेंट कुछ कर भी रही है या नहीं कर रही? गवर्नमेंट इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा नहीं कर रही। गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है उससे उन्हें कहीं ज़्यादा करना चाहिए था। उसकी वजह ये है कि ये हमारे पास 11 गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं, 11, जिसमें लीड एजेंसी का नाम है ANF। ये सारी एजेंसी जिसमें लेवीज़ हैं, जिसमें एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स है, कस्टम्स है, एक्साइज एंड टैक्सेशन है, एरिया की पुलिस है, एंटी नार्कोटिक फोर्स है, ये सारे लोग हैं। इतने सारे लोगों के होते हुए अगर हमारी नाक के नीचे ड्रग्स मिल रही हैं, और अब तो अनिका आपको मोबाइल के ऊपर, टेलीफोन के ऊपर ड्रग्स मिल जाती हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर वाले आपको किसी कोठरी में बंद कर दें, आपको ड्रग्स वहाँ मिल जाएगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये एजेंसीज़ क्या कर रही है? इसका मतलब है गवर्नमेंट की विल नहीं है। दूसरे जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं उनमें इश्तराकी अमल नहीं है, वो एक दूसरे से ताउन नहीं करती। सही, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलीम आज़म हमसे बात करने का। नाज़रीन, बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है पाकिस्तान में ड्रग्स के हवाले से। पहले पाकिस्तान ड्रग्स स्मगल किया करता था बाहर, और अब अंदर भी स्मगल होने लग गए हैं, दूसरे ममालिक से आने लग गए हैं, ज़र मुबादला इसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है और बहुत ही बुरी सूरत हाल होती चली जा रही है। कहने को बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, 11 एजेंसीज़ जिस तरह डॉक्टर सलीम आज़म ने बताया, लेकिन कोई भी एजेंसी अभी हमें सक्सेसफुल होती हुई नज़र नहीं आ रही इन ड्रग्स को रोकने के लिए, बल्कि हमें बढ़ता हुआ रुझान नज़र आ रहा है इन सारी चीज़ों के, इन सारे खराफात के अंदर, कि ड्रग्स भी ज़्यादा हो गए हैं, नई नई ड्रग्स देखने को आ रही हैं, और लोग भी, तादाद भी ज़्यादा होती चली जा रही है उन लोगों की जो ड्रग्स लेते हैं। ऐसी सूरत हाल में अब मौका आ चुका है कि हमारी हुकूमत फौरन जागे और इस चीज़ पे ध्यान दे, क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि चाइनीज़ कौम भी ड्रग्स के ज़ेर असर होती थी, और उस वक्त, उस मौके पे माओ ज़ेडुंग ने आकर उस सारी कौम को जो ड्रग्स के अंडर होती थी, उस सारी कौम को मार दिया था। तो ऐसा वक्त ना आ जाए कि पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे स्टेप्स लेने की ज़रूरत पड़ जाए और ऐसी चीज़ लेने की ज़रूरत पड़ जाए कि इतने ज़्यादा ड्रास्टिक मेजर्स हम लोगों को लेने की ज़रूरत पड़े। तो अभी वक्त है कि अभी ही इनको रोक दिया जाए, ना कि इतनी बुरी सूरत हाल की तरफ जाया जाए। नाज़रीन, अब हम हैं ड्रॉप इन सेंटर में मौजूद। ये वो सेंटर है जहां रिहेबिलिटेशन सेंटर के इदारे में जाने से पहले 30 दिन की हाज़िरी लगाना यहाँ के नशा करने वाले लोगों को मस्ट है, और अगर वो 30 दिन की हाज़िरी नहीं लगाते तो फिर उन्हें रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं भेजा जा सकता। इस ड्रॉप इन सेंटर की इंचार्ज से बात करते हैं, और यहाँ जो और लोग काम करते हैं, वॉलंटियर्स हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि ड्रॉप इन सेंटर किस लिए बनाया गया होता है? ड्रॉपिंग सेंटर इसलिए बनाया गया है ताकि ये जो लोग स्ट्रीट के ऊपर नशा कर रहे हैं, एक दूसरे की सिरिंज लगा रहे हैं, HIV एड्स की बीमारी आपस में एक दूसरे में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कम से कम यहाँ आने से एक तो हम इनको नई सिरिंज देते हैं ताकि ये अपनी नई सिरिंज इस्तेमाल करें, किसी की पुरानी सिरिंज इस्तेमाल ना करें, ताकि ये नशा अपने तक महदूद रखें।
और दूसरा यहाँ सिरिंज एक्सचेंज का काम किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे सोशल सर्विस दी जाती है, इनको हम साबुन देते हैं नहाने की, तो यहाँ आराम करने का, टीवी है, अगर इनको एसडी दी जाती है, मरहम पट्टी इनकी की जाती है, मेडिकल की सर्विस है, अगर इनको कोई बुखार जो फर्स्ट एड बीमारी हो वो हम इनको देते हैं। अच्छा ठीक है, 30 दिन की हाजिरी का क्या चक्कर है? ये 30 दिन की हाज़िरी का ये है कि ये लोग जो इलाज पे जाना चाहते हैं हम उनको एक फॉर्म देते हैं, हाज़िरी फॉर्म। वो 30 दिन की हाज़िरी कंप्लीट करते हैं, रोज़ाना हमारे पास आते हैं। लेक्चर्स का टाइम होता है हमारा 12 बजे, वो लेक्चर अटेंड करते हैं। 4 टॉपिक्स पे डे टू डे हमारा लेक्चर होता है। वो लेक्चर अटेंड करते हैं, वो तमाम मालूमात HIV एड्स के बारे में इनको मुकम्मल दी जाती है। अच्छा, इनमें से ज़्यादातर HIV एड्स के मरीज़ होते हैं या नहीं होते हैं? बहुत ज़्यादातर हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नहीं होते? जो नहीं है, लेकिन फिर ये है कि अगर वो केयर नहीं करते तो बाद में 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद उनका जो टेस्ट दोबारा रिपीट किया जाता है तो उनमें वो लोग पॉजिटिव आ जाते हैं। पॉजिटिव आ जाता है, मतलब ये लोग एहतियाती तदाबीर यहाँ ड्रॉप इन सेंटर होने के बावजूद भी नहीं फॉलो करते? नहीं फॉलो करते, काफ़ी लोग करते हैं। जो नहीं करते तो जाहिर बात है फिर हम काम तो कर रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन वो कुछ इनकी मर्जी भी शामिल होनी चाहिए उस चीज़ के अंदर। ये है कि फिर ये 30 दिन की हाजिरी पूरी जो करते हैं उन्हें हम ड्रॉपिंग सेंटर भेज देते हैं इलाज पे। क्या कर रहे हो ये? HIV एड्स है? नो सर, नहीं है? आपको पता है सिरिंज से हो सकता है? जी सिरिंज हो सकता है। तो क्यों कर रहे हो? ये हम अपनी इस्तेमाल करते हैं सिरिंज, ना दूसरे की लेते हैं ना दूसरे को देते हैं। दूसरे की नहीं लेते आप? इसी वजह से हमारे को DIC जो ना पाकिस्तान सोसाइटी की तरफ से मिलती है कि मज़ीद आगे जो ना किसी और को HIV एड्स ना हो। नाज़रीन, ये स्ट्रीट डॉक्टर और क्वालिफिकेशन वाइज तो ऑफ कोर्स ही इज़ नॉट अ डॉक्टर, ये डॉक्टर नहीं है, लेकिन अब बने हुए हैं, इनको इंजेक्शन लगाना आता है, तो इस बेसिस के ऊपर इन सारे नशा करने वाले लोगों ने इनको अपना डॉक्टर बनाया हुआ। 10 रुपये देते हैं या टोकन देते हैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं वो नस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और उस नस को ढूंढ के नशा लगाएंगे। इसके अंदर क्या क्या डाला हुआ है? क्या? हेरोइन और एविल। अच्छा, एविल भी तो एक, उससे भी तो नींद आती है, उससे भी नशा होता है, तो आप नशा बढ़ाने के लिए एविल और हेरोइन डालते हैं? और क्या? अच्छा, डिस्टिल्ड वाटर। इंतहाई अजीब मनाज़िर नाज़रीन देखने को मिल रहे हैं आज, और नशा करने में इतने ज़्यादा ये लोग मगन हो जाते हैं कि जब नशा अंदर चला भी जाता है तो 3 से 4 दफ़ा ये लोग खून निकालते हैं और खून को वापस अंदर डालते हैं ताकि एक एक कतरा उसका निकल आए और वापस कहीं सिरिंज के अंदर कोई कतरा भी ना रह जाए। और जो शॉपर होता है उसको भी ये लोग चाट जाते हैं। जानी दुश्मन तो आप अपने खुद बने हैं ना? हम बहुत से बंदे से, मगर मैं 2 बिलियन में ज़्यादा नहीं करता हूँ। 2 एक दफ़ा करो माल पास हो जाता है, फिर बंदी अभी से ही है, माल तो पहले दफ़ा गया ना, दूसरे लोग पास हो जाता है। वो ही अजीब सी ये बात सामने आई है कि अपना खून लोग ये पी जाते हैं जब इनको लगता है कि उस खून के अंदर नशा है और हमारा नशा ज़ाया हो जाएगा। एक एक ज़र्रे के लिए ये लोग तरसते हैं अपने हीरोइन के नशे के लिए, और अगर इनको ज़रा सा भी महसूस हो कि नशा कहीं गिर गया तो ये उस जगह को भी चाटने लग जाते हैं, हत्ता कि अपना खून भी पी जाते हैं। सिर्फ एक चांस मांग रहे हैं, वो चांस जो ये गवा चुके हैं, अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर चुके हैं, उस ज़िंदगी को जो अल्लाह ताला का दिया हुआ एक तोहफ़ा है, उस ज़िंदगी को जो कि अल्लाह ताला ने हमें एक अमानत की तरह दी है, उसका ख्याल हमारा रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका ख्याल ये लोग नहीं रख सके। अब ये एक चांस मांगते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, और इनको शायद वो एक चांस मिले ना मिले ये तो नहीं हमें पता, लेकिन 1 महीने बाद हम लोग ज़रूर आएंगे, इधर चक्कर लगाएंगे और देखेंगे कि किस किस ने हाज़िरी दी और किसने नहीं। सारे लोगों को, जितने भी लोग मुझे अभी देख रहे हैं, उनको मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही पैगाम है। वो पैगाम ये है कि इन लोगों की तरह अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करिए। अपनी ज़िंदगी को, अपने इमोशंस को, अपने जज्बात को अभी कंट्रोल कर लीजिए। ख्वाह वो मोहब्बत के चक्कर में है या किसी झगड़े के चक्कर में है या बेरोज़गारी है या गुर्बत है, किसी भी चक्कर में आप अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करिए। मंशियात एक लानत है, जो लानत एक दफ़ा लग गई तो ख़त्म नहीं होती। आज का आपको हमारा शो कैसा लगा हमें बताइए, ईमेल करके labazaad@waqtnews.tv पे। मेरा फेसबुक पेज ज्वाइन करिए, अनीका निसार ऑफिशियल के नाम से फेसबुक पे मौजूद है, और मुझे ट्विटर पे फॉलो करिए @अनीका निसार। अपनी कोई शिकायत हो, मसाइल हो, आरा हो तो मुझे ज़रूर दीजिएगा। आपके मसाइल हल करना मेरी जिम्मेदारी है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आला हुक्काम तक आपकी बात पहुँचा सकें, आपके मसाइल हल कर सकें, आपकी परेशानियाँ दूर कर सकें। अगली एपिसोड तक के लिए अनीका निसार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।